माँ प्रसन्न तो ईश्वर मिले, सध जाए सब काम। पिता के कारण जगत में मिले मनुष्य को नाम। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे की लाठी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक है। इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, तो कहानी को अंत तक सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक के साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। आज मनोहर लाल जी के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया है। उनकी पत्नी कविता जी आज सुबह ही छत की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उनका छोटा सा बच्चा विजय दहाड़े मार कर रो रहा था, अपनी माँ को खोज रहा था। मनोहर लाल जी अपनी प्यारी पत्नी को मुखाग्नि देकर अभी तो घर आए थे कि छोटा सा विजय उनसे बोला, बाबा माँ कहाँ है? आप उसे लाने गए थे ना, अपने साथ नहीं ले आए? गांव वाले कह रहे थे कि मेरी माँ मर गई है। क्या सच में मेरी माँ मर गई है? मनोहर लाल जी ने कांपते हाथों से बेटे को गोद में उठाया और सीने से लगा लिया और बोले, बेटा कुछ दिनों बाद माँ आ जाएगी, तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाने गई है। मनोहर लाल जी कुछ कह पाते उससे पहले ही विजय बोल पड़ा, नहीं बाबा, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे तो माँ चाहिए। अब मैं कभी भी खिलौने के लिए जिद नहीं करूँगा, नहीं रोऊंगा, आप सभी को परेशान नहीं करूँगा। मैं चुपचाप दूध पी लूँगा। मैं माँ को कभी भी तंग नहीं करूँगा। बस माँ को ले आओ, माँ से कहना कि मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँगा। सच में बच्चे कितने भोले होते हैं, अपनी गलतियों का एहसास उन्हें कितना जल्दी हो जाता है। काश ऐसी समझदारी हम बड़ों को होती। किसी तरह मनोहर लाल जी अपने आप को संभालते हैं और विजय का भी देखभाल एक माँ की तरह करने लगते हैं। उसके हंसने पर हंसते और उसके रोने पर रोने लगते, जैसे दो जिस्म एक जान हो। मनोहर लाल जी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनकी एक अपनी छोटी सी दुकान थी। अपने बच्चे के साथ वे अपना दिन गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, मनोहर लाल जी दुकान पर अपना सारा काम कर रहे थे, दुकान को संभाल रहे थे। उसी समय उनका बच्चा विजय रोता हुआ दुकान पर आता है। मनोहर लाल जी ने देखा कि उनके बेटे को चोट लगी है, माथे से ढेर सारा खून निकल रहा है, पूरा शर्ट खून से भींगा है। यह देखकर जैसे तो वो मूर्छित होने वाले थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। तुरंत अपने बच्चे के पास गए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें चोट कैसे लग गई? विजय ने रोते हुए कहा, बाबा मैं खेल रहा था, पीछे से एक बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया और मैं पत्थर पर गिर गया, इसीलिए मुझे चोट लग गई है। अब मनोहर लाल जी अपने नौकर को सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, तू दुकान को संभाल, मैं बच्चे को इलाज करा कर आता हूँ। चाहे 2 दिन 3 दिन क्यों न हो जाए, तुम अच्छे से दुकान को संभालना। अब यह कहकर वो नौकर के हवाले दुकान को छोड़कर बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। अस्पताल और दुकान तक का रास्ता लगभग आधे घंटे में पूरा किया जाता था, लेकिन मनोहर जी ने इतनी तेजी दिखाई कि जो रास्ता लोग आधे घंटे में तय करते हैं, उस रास्ते को उन्होंने सिर्फ 10 मिनट में पूरा किया और बच्चे को गोद में लेकर दौड़ते हुए बदहवास अस्पताल पहुंचे। तपती दोपहरी में सुनसान रोड पर उन्हें कोई भी वाहन नहीं दिखा। इसी कारण उन्हें बच्चे को पैदल ही दौड़ते हुए भागना पड़ा और अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर से उन्होंने मिन्नतें की और कहा, डॉक्टर साहब आप सारा काम छोड़िए, पहले मेरे बच्चे को देखिए मेरे बच्चे को कितना चोट लग गया है, कितना रो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, मनोहर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बच्चे को अभी देखता हूँ। जब बच्चे का चेकअप किया गया, डॉक्टर ने देखा और कहा, मनोहर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, जरा सी चोट लगी है और खून निकल गई है और कुछ ही हफ्तों में तुम्हारे बच्चे का घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह सुनने के बाद मनोहर ने डॉक्टर को डांटते हुए कहा,
डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं? मेरे बच्चे को इतना चोट लगा है, दिख नहीं रहा है आपको? इतना खून निकल गया है, उसका पूरा कमीज खून से भीग गया है। कैसे डॉक्टर हो आप? आपको दिखता नहीं है कितना चोट लगा है और आप कह रहे हैं मामूली चोट है। डॉक्टर ने कहा, मनोहर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा, और तुम्हारे बच्चे को सचमुच में गहरी चोट नहीं लगी है, इसे बस थोड़ी सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 1 घंटे बाद तुम अपने बच्चे को घर ले जा सकते हो, मनोहर ने कहा। यह सुनकर मनोहर ने कहा, डॉक्टर साहब 1 घंटा क्यों, 1 दिन 2 दिन बच्चे को एडमिट कर लीजिए, चाहे तो आप 10 दिन ले लीजिए। मैं अपना काम धाम छोड़कर इसी अस्पताल में 10 दिन तक रहूँगा, लेकिन मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरे बच्चे को भी कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगा? डॉक्टर ने कहा, मनोहर, तुम इतना परेशान क्यों होते हो? मैं सब समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, इन्हें दवाई देता हूँ, तुम घर ले जाओ। अब डॉक्टर ने मनोहर को समझा बुझाकर बच्चे का ट्रीटमेंट किया और दवाई लिखा और किसी तरह मनोहर लाल जी को उनके बच्चे के साथ घर भेज दिया। मनोहर लाल जी अपने दुकान पर तो आ गए, तब नौकर ने देखा कि मालिक के कमीज पर तो खून के धब्बे लगे हैं। नौकर ने कहा, मालिक, आपके कमीज पर खून के धब्बे लगे हैं, दीजिए मैं आपका कमीज धो देता हूँ। मनोहर ने उसे डांटते हुए कहा, कैसी बात कर रहा है तू? कमीज पर खून लगा है, धब्बा लगा है, मेरे बच्चे से ज़्यादा कीमती है क्या? जा, पहले तू जल्दी से जा और बाजार से किशमिश, मेवा, मिश्री और फल का जूस ला। मेरे बच्चे का इतना खून निकला है, जितना खून निकला है उतना खून इसके शरीर में बनना चाहिए। इस तरीके से मनोहर ने अपने नौकर को डांटा। नौकर ने चुपचाप सिर झुका लिया और पैसे लेकर बाजार की तरफ चला गया। बाजार से ढेर सारे काजू, किशमिश, जितने भी मसाले थे ले आया और उसने फल भी लिया। अब इसी तरीके से मनोहर ने अपने बच्चे का सेवा किया, उसे खिलाया पिलाया, पूरी तरह से स्वस्थ किया। इसी तरह का प्रेम मनोहर जी अपने बच्चे विजय को देते हैं। उसके बड़े होने तक उसकी खूब देखभाल करते हैं, बिल्कुल एकदम माँ की तरह। जब विजय बड़ा हो जाता है, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और वह पिता की तरह उनके व्यवसाय में हाथ बटाने लगता है। अब मनोहर जी की दुकान छोटी सी नहीं थी, धीरे धीरे करके बड़ी हो गई थी। वह दुकान अब शोरूम के रूप में तब्दील हो गई थी। अब मनोहर जी के दुकान पर बहुत ज़्यादा कमाई होती थी, उनका दुकान बड़ा हो चुका था। अब इसी तरह से समय बीतता है। मनोहर जी ने देखा कि बेटे की शादी अब कर देनी चाहिए। बेटे ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और हमारे काम में हाथ बटा रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। हर माँ बाप सोचते हैं कि बेटा अब पढ़ाई लिखाई कर चुका है, बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा है, तो शादी कर देनी चाहिए। अब इसी तरीके से मनोहर जी ने यही सोचा और अपने बेटे की शादी कर दी। एक अच्छे से खानदान में अपने ही जात बिरादरी की लड़की को देखकर उन्होंने शादी कर दी। अब उनके घर एक बहू आ गई थी। बहू भी अपने ससुर का खूब देखभाल करती थी और विजय को भी खूब प्रेम करती थी। मनोहर जी का जीवन अच्छे से गुजर रहा था। वे अपने आप को धन्य समझ रहे थे। मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है, बेटा तो है ही श्रवण कुमार की तरह। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हर समय एक समान नहीं होता है, समय बदलता रहता है। कब किसके दिमाग में क्या आ जाए कोई नहीं जानता। अब इस तरह से विजय की पत्नी बिंदु के मन में भी न जाने क्या हो जाता है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वो अपने ससुर को पहले की भांति सम्मान नहीं देती थी। मनोहर लाल जी भी भली भांति समझ रहे थे कि उनकी बहू का रुख बदल रहा है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते। वो सोचते कि मेरी घर की बहू है, घर की लक्ष्मी है, इसके बारे में किसी से शिकायत करना या कुछ कहना उचित नहीं है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और मनोहर जी की बहू बिंदु के व्यवहार में तेजी से परिवर्तन आने लगता है। बदतमीज भी हो गई थी, अब ठीक से बात भी नहीं करती थी। बाबूजी के जगह जब देखो तब बुढ़े बुढ़े इस तरह का शब्द उसके मुंह से निकलता था। मनोहर जी का बेटा विजय भी अपने पिता पर खास ध्यान नहीं देता था।
लेकिन मनोहर जी सोचते थे कि जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक हाथ पैर सलामत है, मैं अपने बेटे के व्यवसाय में उसका हाथ बटाऊंगा। और अपने बेटे के साथ दुकानदारी में हाथ बटाते हैं। मनोहर जी अब धीरे धीरे बीमार रहने लगे थे। बुढ़ापे में हर किसी को अनेकों तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। ठीक मनोहर जी के साथ ऐसा ही हुआ। मनोहर जी अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो गए। उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि बीमारियां हो गई थी। इस कारण उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। बहू भी अच्छे से देखभाल नहीं करती है। शायद इसी वजह से उनकी तबीयत में गिरावट आने लगती है। अब मनोहर जी दुकान जाने के बजाय घर रहने लगते हैं। दिन प्रतिदिन उनकी हालत और भी बद से बदतर हो जाती है। हाल तो ऐसा हो जाता है कि वो ठीक से चल फिर नहीं पाते थे। एक दिन मनोहर जी के बेटे ने कहा, पिताजी आप बेड पर मत सोया करिए, आपसे चला फिरा नहीं जाता है। आप बेड पर सोएंगे, किसी दिन गिर जाएंगे तो लेने की देनी हमें पड़ जाएगी। यह कहकर बेटे ने अपने पिता के लिए जमीन पर बिस्तर लगा दिया और मनोहर जी अब से जमीन पर ही सोने लगे थे। बेटे विजय ने पूरे कारोबार को अपने हाथों में ले लिया था। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने दिन को सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल एक दिन मनोहर जी ने अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा कुछ अपने बेटे के नाम लिखवा दिया था, अपने बेटे को दे दिया। जब उनके नौकर ने पूछा, मालिक आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको अपने पास सब कुछ रखना चाहिए। आपको वसीयत कर देना चाहिए था कि आपके मरने के बाद आपके बेटे का होगा, लेकिन आप उससे पहले ही सब कुछ विजय बाबू को क्यों दे रहे हैं? यह सुनकर मनोहर जी ने कहा, वो मेरा बेटा है, किसी श्रवण कुमार से कम थोड़े ही है। कितना प्यार करता है मुझे। आज नहीं तो कल उसका ही तो होने वाला है। कल के बदले आज ही लिख दे रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? यह कह के मनोहर जी अपने नौकर को वहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन नौकर ने सही बात कही थी कि वक्त से पहले सब कुछ बच्चों के नाम लिख देना बेवकूफ़ी है। समय कब अपना करवट बदल ले कोई नहीं जानता। आज मनोहर जी के साथ वही हुआ था। उन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम लिख दिया था और बेटा सारी प्रॉपर्टी को लेकर पिता को ही भूल गया था। एक कमरे में पड़े पड़े मनोहर जी दर्द से कराहते थे। मनोहर लाल जी पड़े पड़े एक जिंदा लाश बन गए थे। उन्हें चला फिरा नहीं जाता था, सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहते, अपने बहू को पुकारते रहते, खाने के लिए, शौच के लिए, इत्यादि कामों के लिए। और बहू नाक भाव सिखोड़े और एक काम करती थी और हजारों बात सुनाती थी। मनोहर लाल जी अपने दिन को सोच रहे थे, क्या इसी दिन के लिए मैंने इस बेटे का शादी किया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी सारी संपत्ति इनके नाम लिख दी थी? अपनी पूरी जवानी अपने बेटे के सेवा में मैंने गुजार दी। मैंने दूसरी शादी तक नहीं की। क्या मेरी दूसरी शादी करने की उम्र नहीं थी? लेकिन फिर भी मैंने त्याग किया। आज मेरा बेटा ही मुझे समझ नहीं रहा है। अब तो मेरे बेटे को मेरे पास आने का समय ही नहीं रहता। पिता को तो देखने ही नहीं आता कि जिस पिता ने उसको जीवन दान दिया वो पिता किस हाल में है। उसी समय मनोहर जी का नौकर रामू उनके पास आया और उनका हाल चाल पूछने लगा। मनोहर जी ने कहा कि रामू, तुम मुझे इस बेड पर लिटा दोगे? अब रामू भी तो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं था कि वो अपने मालिक को उठा ना सके। उसने अपने मालिक को हाथ से पकड़कर उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। बेड पर सोते ही मनोहर जी को आराम मिल गया। जमीन पर सोए सोए उनका पीठ दर्द के मारे दुख रहा था। इसके बाद रामू मनोहर जी का हाल चाल जानकर अपने घर चला जाता है। बेड पर पड़े पड़े मनोहर जी को प्यास लग जाती है। उन्होंने अपने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू जरा पानी तो दे देना, बहू जरा पानी तो दे देना, बिंदु बेटा तुम कहाँ हो, जरा पानी तो दे देना। लेकिन बहू तो अपने मस्ती में ही मस्त थी, अपने ससुर की आवाज़ नहीं सुनती है। मनोहर जी पानी पीने के लिए जरा सा हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन पानी का ग्लास उनके हाथों से नहीं लगता। अब धीरे धीरे करके वे बेड को पकड़कर उठने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ से बेड का एक सिरा छूट जाता है और वे जमीन पर निढाल गिर जाते हैं।
गिरने से उन्हें गहरी चोट लग जाती है। एक तरफ का सर बुरी तरीके से फट जाता है। सर से खून की धाराएं निकलने लगती हैं। अब धड़ाम की आवाज़ सुनकर बहू कमरे में आती है। जब उसने देखा कि उसका ससुर जमीन पर गिरा है, बहुत सारा खून निकल रहा है, तो बहू बिंदु ने अपने ससुर को उठाने के बजाय बस देखती रही और बाहर जाकर अपने पति को फोन किया और कहा, तुम अपने बाप को यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हो? आओ देखो तुम्हारे बाप ने क्या गुल खिलाया है। जमीन पर सोने को कहा था, ये तो बेड पर सो गया है। आज देखो इसने खर्चा बढ़ा दिया। यह सुनकर विजय जल्दी से आने की बात कहकर फोन काट देता है और अपने नौकर रामू को फोन करता है और कहता है, रामू काका आप जल्दी से घर पहुंचिए, बाबा को चोट लग गई है, वे जमीन पर निढाल गिर गए हैं। यह सुनकर नौकर जल्दी से अपने मालिक के पास पहुंचता है। उसने देखा कि मनोहर लाल जी जमीन पर गिरे हैं। उनकी बहू सामने बस खड़ी खड़ी देख रही है, अपने ससुर को उठाने की कोशिश भी नहीं करती। अब यह देखकर रामू को बहुत बुरा लगता है। उसने अपने मालिक को जैसे तैसे उठाया। तब बहू ने देखा कि फर्श के कालीन पर ढेर सारा खून पड़ा है। उसने कहा, जल्दी से इस बुढ़े को उठाओ और यहाँ से जल्दी ले जाओ। इसने मेरे कालीन को खराब कर दिया। इतना महंगा कालीन मैंने इसे कश्मीर से मंगवाया था। मनोहर लाल जी को उनका नौकर रामू अस्पताल लेकर पहुंचता है और इलाज करवाने लगता है। 1 घंटे बीतते हैं, 2 घंटे बीतते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, अभी तक विजय का कोई पता नहीं था। फिर से रामू ने विजय को फ़ोन किया और कहा, विजय बाबू आप कब तक आ रहे हैं? आपके पिता की हालत ठीक नहीं है। तब विजय ने कहा, रामू काका मेरे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, चाबी ढूंढने में इतना समय लग गया, मैं 1 घंटे में आता हूँ। 1 घंटे करते करते 2 घंटे और बीत गए, दोपहर से शाम हो गया। तब जाकर विजय अस्पताल पहुँचता है। उसने देखा उसके पिता बेहोश पड़े हैं, उनका इलाज चल रहा है। जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, विजय तुम्हारे पिता की हालत ठीक नहीं है, इन्हें महंगे इलाज की ज़रूरत है। ये बेहोश हो चुके हैं, ज़्यादा खून निकल गया है, इन्हें 10 दिन तक भर्ती करना होगा। विजय ने यह सुनते ही तुरंत डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इतने छोटे से चोट के लिए आप इन्हें भर्ती करने के लिए कह रहे हैं? नहीं बाबा नहीं, किसके पास इतना समय है कि इनको भर्ती करके 10 दिनों तक इस अस्पताल में सड़ता रहे। मेरे पास इतना समय नहीं है, इनका मरहम पट्टी करिए और इनको घर जाने की छुट्टी दीजिए। डॉक्टर ने कहा, विजय तुम्हारे पिता जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए महंगे इलाज की ज़रूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिखता हूँ जो कि महंगे तो मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब इतना सुनने की देरी थी कि विजय बोल पड़ा, डॉक्टर साहब आप क्या जल्दी लगा रखे हैं? आप दवाइयाँ लिख दीजिए, लेकिन ऐसा लिखिए कि जो 5 दिन में ठीक हो रहे हैं, उसके बदले वे 10 दिन में ठीक होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यह सुनकर डॉक्टर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, विजय तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम अपने पिता को जल्दी से जल्दी ठीक होते हुए देखना नहीं चाहते? तुमसे एक बात करनी है, मेरे साथ आओ। डॉक्टर विजय को लेकर अपने क्लिनिक में चले जाते हैं और कहते हैं, विजय तुम्हें पता है तुम जब छोटे थे तुम्हें मामूली सा खरोच आ गया था। मामूली सी खरोच के कारण तुम्हारे पिता इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने पूरा अस्पताल अपने सर पर उठा लिया था। मैंने कहा था 1 घंटे में आप इसे घर ले जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा काम हो या ना हो, मैं 10 दिनों तक इस अस्पताल में रहूँगा जब तक कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाता। तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा था। डॉक्टर ने विजय को सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर विजय के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, डॉक्टर साहब आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पिता ने इतना त्याग किया है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब से मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आज के आज ही आप पिताजी को भर्ती कीजिए, मैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। विजय अपने पिताजी के पास आता है और कहता है, पिताजी आप चिंता ना करो, आपका बेटा देर सही लेकिन दुरुस्त सही। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया है पिताजी। मैं आपको अब कोई कष्ट नहीं दूंगा,
आपने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया। आज मुझे पता चला, मैं अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। मैंने डॉक्टर से कह दिया है कि वो आपका इलाज अच्छे से अच्छा करेगा। आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अपने बेटे की बात सुनकर मनोहर लाल जी ने कहा, बेटा तू मुझे अच्छे से अच्छा इलाज ना करा, मुझे सस्ता ही दवाई दिला दे। तेरे बातों से तेरा प्रेम पाकर बस आधा ठीक होने को बाकी हूँ। डॉक्टर कुछ सस्ती दवाई लिख देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसी प्रकार की बातें पिता पुत्र में होती है और उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो जाती हैं। आस पास के लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं पिता पुत्र का प्रेम देखकर, कि हर भूले भटके बच्चे को इसी तरीके का अक्ल आ जाए, अपने माता पिता के प्रति उनके मन में स्नेह जागृत हो जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और उस पिता के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तब तक के लिए नमस्कार।